हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, प्रमुख शब्दावलियां जो हिस्ट्री में आपको इतिहास में कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, की टर्म्स हैं, उसको हम लोग अब करेंगे। ठीक है, की टर्म्स हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने एक 10-10 रोज कीवर्ड करने का देखा था और हमने 1 से 10 तक किया, फिर 11 से 20 तक किया। अब हम लोग 21 से 30 तक करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में इसको देखते रहिए, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, वो आपको पीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प होगा, प्रीलिम्स में, यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में भी आपको ये हेल्प करेगा। और दूसरी बात की, इसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख स्थल करेंगे। जो प्रमुख स्थल है उसको हम लोग करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको। आइए कुछ चीज करते हैं। देखिए, जन या विष, जन भी या विष है ना, जन या विष, ये क्या है फ्रेंड्स? वैदिक कबीले के प्रजानन है ना। तो वैदिक काल टाइम पीरियड से इसका संबंध है। जन या विष जो है वैदिक कबीले के जो प्रजनन भी कहा जाता था वे है। तो जन या विष किसे कहा जाता है? वैदिक कबीले। ठीक है, आप याद रखिएगा, वैदिक कबीले में जो ऋग्वेद टाइम पीरियड पे, वैदिक टाइम पीरियड पे आपको जो कबीले हैं उसको जन या विष कहा जाता था और इसको प्रजानन भी कहते हैं। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया। आप नोट डाउन करते चलिए चीजों को। आप हिस्ट्री के ऐसा आप लिख लीजिए कीवर्ड्स और बगल में आप नोट्स डाउन करते चलिए। ठीक है, 10-10 रोज करें, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए प्लेलिस्ट में और साथ में पीवाईक्यू के सेशन करिए। डेली न्यूज़पेपर एनालाइज हो रहा है उसको आप करिए। ठीक है, आगे चलिए, जल्दी जल्दी करते हैं। 10 ही वर्ड है, तुरंत तुरंत समझते हैं। परिषद क्या होता है फ्रेंड्स? परिषद किससे संबंधित है? परिषद है ना, परिषद आप देख पा रहे हैं। परिषद प्रजा की सैनिक सभा, जो बाद में चलकर, देखिए चीजें समझ आ रहा है आपको। देखिए प्रजा की सैनिक सभा जो बाद में चलकर राजा के सभा के रूप में कार्य करने लगी। तो जो प्रजा का जो सैनिक सभा है और बाद में वो क्या करने लगा कि राजा की सभा के रूप में कार्य करने लगा, वो परिषद कहलाया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे चीजों को। जो प्रजा की सैनिक सभा थी वो बाद में चलकर राजा की सभा में कार्य के रूप में करने लगी, तो वो परिषद कहलाने लगी। शुरू में प्रजा लोग का था और बाद में फिर राजाओं का योगदान। आगे देखिए, सभा समझिए। सभा टर्म, सभा क्या होता है? सभा सर्वसाधारण विषयों को तय करने के लिए नियमित स्थानीय संस्था भी थी, जो स्त्री भी प्रवेश था। तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश था क्या? आपको पता है कि स्त्रियों का प्रवेश आपको सभा में था, यस, है ना, कि स्त्रियों का प्रवेश था। तो यस, स्त्रियों का प्रवेश था। और ये क्या है? जन साधारण, जो सर्व जन साधारण जो बातें होती थी उस पर चर्चा करने के लिए नियमित स्थानीय संस्था जो था वो सभा था। ठीक है, ये स्थानीय संस्था था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश था फ्रेंड। कुछ चीजों में स्त्रियों का वर्जित था, वो हम लोग आगे देखेंगे। समिति क्या होता है? सभा आपने देखा, अब समिति समझिए। ये सब वैदिक टाइम पीरियड का सभा समिति है ना। तो सभा आपने पढ़ा, आप समिति समझिए। समिति में क्या है? इस समिति वैदिक काल में सार्वजनिक विषयों की देखभाल करने के लिए केंद्रीय प्रशासन संस्था थी। इसके अध्यक्षता ईशान या पति कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ईशान या पति। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, प तमे हर से, ये फ्रेंड देखिएगा, ये जो है ईशान या पति जो है ये इसके अध्यक्ष को कहा जाता था। और ये वैदिक टाइम पीरियड से संबंधित है समिति। और ये क्या है फ्रेंड? सार्वजनिक विषयों की देखभाल करने के लिए एक केंद्रीय प्रशासन संस्था थी। ठीक है, आपको ये केंद्र के द्वारा प्रशासित थी। ठीक है, तो संस्था थी और इसका अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता था। ये चीज आप याद रखिए। सभा और समिति आप समझ गए, वैदिक टाइम पीरियड से संबंधित है। सभा में स्त्रियों की अनुमति थी। ठीक है, आमुज क्या होता है? आमुज समझिए। आमुज आप समझ पा रहे हैं? आमुज समझिए। आमुज क्या होता है? दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली कन्याएं आमुज कहलाती थी। तो बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर वो शादी ना करे फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं, तो ये प्राचीन टाइम पीरियड में आमुज कहते हैं। अगर देखिए, अगर आप लड़के फ्रेंड्स और आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तैयारी में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आमुज रहूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, तो ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आमुज का अर्थ आप ऐसे याद करने के लिए आप समझिए कि आमुज जो होता है, जो लॉन्ग टर्म तक विवाह नहीं करती, वो आमुज कहलाती थी। महिलाओं के लिए टर्म है, इसको याद रखिए। आप समझ पाए? जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक अविवाहित रहती है उसको आमुज कहते हैं। नियोग प्रथा क्या होता है? नियोग प्रथा, आप चीजों को समझ पा रहे हैं? नियोग प्रथा एक टर्म है। नियोग प्रथा क्या होता है? विधवा स्त्री को का अपने देवर से विवाह वैदिक काल में नियोग प्रथा कहलाता था। कई देखिए, देवर क्या होता है? पति का भाई फ्रेंड। देखिए, एक पति और पत्नी है और पति का जो भाई है फ्रेंड्स, इसका ब्रदर है, जो भाई है, वो देवर कहलाता है पत्नी का। ठीक है फ्रेंड, जो पति के मर जाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? विधवा हो जाती है ये। लेकिन इस पत्नी का विवाह अगर उसके देवर से किया जाए, यानी उनके पति के भाई से किया जाए, तो ये नियोग प्रथा कहा जाएगा। ये कब चल रहा था? वैदिक टाइम पीरियड पे। अगर पूछा जाए कि देवर से जो विवाह का प्रथा है ये वैदिक काल में था, तो यस था, है ना।
आप ये चीज याद रख पाए कि वैदिक टाइम पीरियड पे देवर का जो विवाह होता था है ना, अपनी उसको भाभी कहेंगे, तो उससे होता था, तो ये था चीजें। तो नियोग प्रथा इसको कहेंगे, यानी कि विधवा स्त्री अगर उसका पति मर गया है तो अपने देवर यानी पति के भाई के साथ वैवाहिक जो प्रथा है उसको नियोग प्रथा कहेंगे। इसका संबंध वैदिक टाइम पीरियड से है। तो ये आप समझ पाए। आगे चलिए, जल्दी जल्दी समझिए चीजों को। नियोग प्रथा समझा आपने। अगला वर्ड है निष्क। निष्क क्या होता है? ये सब सब प्राचीन काल का टाइम पीरियड है। अभी हम लोग धीरे धीरे प्राचीन से मध्यकालीन टाइम पीरियड में जो वर्ड है उसमें आएंगे, फिर आधुनिक वर्ड में आएंगे। तो इस तरह हम लोग करेंगे। देखिए निष्क क्या है? निष्क है ऋग्वेद काल में विनियम के माध्यम से माध्यम को निष्क कहा जाता था। तो विनियम को क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में? आपको निष्क कहा जाता था। आप समझ पा रहे हैं? आगे चलिए, इसको लिख लीजिए कहीं पर। सीता। सीता क्या होता था फ्रेंड्स? ऋग्वेद काल में हल से बनी नालियां सीता कहलाती थी। देखिए ये नालियां वर्ड इस्तेमाल नहीं करिएगा, आप लिखिएगा हल से बनी रेखाएं। रेखाएं, ठीक है, रेखाएं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ चीजों को। देखिए सीता जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये ऋग्वैदिक काल में आपको काफी प्रचलन में था। हालांकि इसका संबंध रामायण काल में भी है। आप देखें सीता माता हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऋग्वेद काल में जो हल के द्वारा जो देखिए खेतों में ऐसे रेखाएं नहीं बनी जाती है फ्रेंड्स, है ना, उसको यहाँ पर वर्ड गलत यूज किया गया है। रेखाएं जो होती है उसको आप यूज करिएगा, ऐसा वर्ड यूज नहीं करिएगा। कुछ किताबों में ये वर्ड रहती है, लेकिन आप कोशिश करिएगा लिखने का हल के द्वारा जो रेखाएं होती है। जो कृषि का जो पद्धति होता है वो आप जानते हैं, जिसमें पानी जाता है। तो उर्वरता की देवी के रूप में, इसे भूमि देवी के रूप में सीता को ऋग्वैदिक काल में देखा गया। तो ये चीज है, समझ आया आपको? ये टर्म ऋग्वैदिक काल में ये माता के रूप में उस वक्त भी माना जा रहा था, और इसको भूमि की उर्वरता या फिर भूमि से संबंधित माता माना जाता था। रामायण में भी इसे भूमि से संबंधित दिखाया गया है। तो ये चीज आप देखे होंगे कि धरती माता फट जाती है, तो ऐसा कुछ वो भूमि से संबंधित है। यव क्या है फ्रेंड्स? यव, यव देखिए ऋग्वेद आर्य की सबसे प्रमुख फसल यव जौ था, ठीक है। तो यव क्या है? जो जौ होता है फ्रेंड, जौ होता है, जैसे कि मकई होता है, गन्ना होता है, आपने देखा कई आपको चावल होता है, उस तरह से एक जौ होता है जिसको यव भी कहा जाता है। ये ऋग्वैदिक काल का आपको शब्द है, टर्म है, इसको यव। ये आर्यों के सबसे प्रमुख फसल जो जौ था उसी से संबंधित है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? 28 नंबर। आइए, तो यव क्या होता है? यव को जौ कहा जा सकता है। जौ एक फसल है, आपको बीज है, इसको आप देख पा रहे होंगे। अयस क्या होता है? अयस समझिए। अयस टर्म किससे संबंधित है? ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द अयस शायद तांबा या कांसा का बोधक है। तो ये तांबा या कांसा का जो संबंधित है उससे अयस के स्वर्ण, ये स्वर्ण से परिचित थे किंतु चांदी से अभिज्ञ थे। तो ऋग्वैदिक काल में लोग तांबा, कांसा और स्वर्ण से परिचित थे, लेकिन चांदी से ये अपरिचित थे। ये आप कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए। और अयस जो है ये तांबा और कांसा से संबंधित जो बर्तन है उसको अयस कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। और सोना से परिचित थे लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। आज की वीडियो में जो लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि रोज हम लोग 10 शब्द 10 वर्ड्स कर रहे हैं, टर्म्स इसको बोल सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। तो की वर्ड्स बोल सकते हैं इसको, तो हम लोग वो कर रहे हैं। आज लास्ट वर्ड क्या है? विदथ। विदथ क्या होता है? देखिए ये टर्म विदथ, विदथ होता है ऋग्वेद काल में सबसे पुरानी संस्था। तो ऋग्वेद काल से संबंधित है ये विदथ, और सबसे पुरानी जो संस्था थी ऋग्वेद काल की उसे विदथ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए प्रमुख शब्दावलियों में हम लोगों ने 10 शब्द सीखे, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट रोज का रोज आपको मिलेगा। 10 जो प्लेलिस्ट है ये जाइए मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्रमुख शब्दावलियां इतिहास की, ये आपको मिलेगा कि कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग स्थान वाला लाएंगे और बहुत कुछ होगा फ्रेंड्स। ये ऑप्शनल लेवल में भी आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको। थैंक यू।